हेलो स्टूडेंट्स, हर बच्चा पूछ रहा है मुझसे सर पेपर से पहले कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। तो बच्चों, पेपर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उनकी क्या प्रेजेंटेशन होती है, पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं। जैसे आपके सामने ये अक्टूबर का पेपर है, अक्टूबर 2024 का पेपर है। ये तो आपको पता था 15 मिनट मिलते हैं पहले पढ़ने के लिए और उसके बाद आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है। तो बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं जो पेपर में आते हैं। जैसे हम आपका स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, ट्रांसफर वाउचर्स आर प्रिपेयर टू रिकॉर्ड। अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होना चाहिए। पहले हर क्वेश्चन को हम 5 मिनट देंगे। इस पेपर को मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराऊंगा। अब ये तो नहीं है ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। सर इससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है, तो आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं आया कौन से चैप्टर में है। हर क्वेश्चन में ये नहीं देखेंगे, बस जस्ट अ स्टार्टिंग। ये सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आप लोगों को पता ही है ये चैप्टर्स पेपर में नहीं आएंगे, हमें सिर्फ यही वाले चैप्टर्स अच्छे से रीड करने हैं। तो देखो पहला एमसीक्यू पहले ही लेसन नंबर 4 से आया है, तो आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है पहला एमसीक्यू। बच्चों लेसन नंबर 4 डाउनलोड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो ये मैंने उस टॉपिक का 3rd पेज ओपन कर लिया है। तो क्या क्वेश्चन क्या था, ट्रांसफर वाउचर्स आर प्रिपेयर टू रिकॉर्ड। तो बच्चों रीड करते हैं। सबसे पहले ये देखो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स कौन से होते हैं, कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर वाउचर। और ये ट्रांसफर वाउचर किसके लिए होता है, फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। कोई कहानी नहीं, हर क्वेश्चन को सिंपली 2 मिनट 3 मिनट्स में वाइंड अप करेंगे। तो इसका आंसर क्या है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे आंसर प्रेजेंट, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। अब बच्चों ये तो है नहीं कि पेपर में ये क्वेश्चन आया तो रिपीट हो जाएगा। तो सर क्या आ सकता है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कैश वाउचर। बोला था ना सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं उससे रिलेटेड पढ़ लेंगे तो हमारा हाफ पेपर प्रिपेयर हो जाएगा। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो कैश वाउचर में कौन से 2 वाउचर्स होते हैं, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर किसके लिए यूज होता है, कैश पेमेंट्स के लिए। और क्रेडिट वाउचर किसके लिए यूज होता है, कैश रिसिप्ट्स के लिए। तो बेटा ध्यान से देखेंगे, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर। बेटा स्ट्रिक्टली एनआईओएस की बुक से ही पढ़ना है, इसी बुक में से पेपर आता है। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द इक्वेशन। गुड सोल्ड फॉर कैश टू राम, कितना, कॉस्टिंग 15,000 फॉर 20,000। बच्चे आप लोगों को पता है एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। क्लियर है स्टूडेंट, ये लेसन नंबर 4 से ही है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेसन नंबर 4 से ही है। एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। हमने गुड्स सोल्ड करे, किसको, राम को, कैश में। तो इसका इस अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बच्चे गुड्स की कॉस्टिंग क्या थी, तो सबसे पहले देखते हैं। गुड्स की कॉस्टिंग थी सर 15,000। तो बच्चे एसेट साइड में ये स्टॉक में से 15,000 माइनस हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। उसने बोला हमने बेचे कितने के, 20,000 के। तो एसेट में स्टॉक में ये माइनस हो गया और कैश में ये प्लस हो जाएगा 20,000, क्योंकि बच्चे मेरे पास 20,000 रुपीज आए हैं, लेकिन स्टॉक हमेशा आपके कॉस्ट प्राइस 15,000 से चला गया। तो सर अब हमारे कैपिटल में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या ये कह सकते हैं कैपिटल या लाइबिलिटी साइड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बच्चे जो इसके बीच का डिफरेंस था वो था 5,000 प्रॉफिट। तो वो आपकी कैपिटल यानी पूंजी में ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रॉफिट अर्न किया है। स्टूडेंट्स क्लियर है, तो सिंपल। अब इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर है बी, एसेट्स माइनस 15,000। आपकी क्लैरिटी के लिए ये स्टॉक की बात कर रहा है, एसेट प्लस 20,000 ये कैश की बात कर रहा है बच्चों, और कैपिटल में 5,000 बच्चे ये प्रॉफिट है। एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों को। अकाउंटिंग इक्वेशन भी मैंने सॉल्व करना सिखा दिया है। अब देखते हैं इलिस्ट्रेशन 4। ये क्वेश्चन आपकी एनआईओएस की बुक का है, इलिस्ट्रेशन 4 चैप्टर नंबर 4, जो भी मैंने आपको दिखाया था। बच्चे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में इस बुक से बाहर नहीं आता है, सिर्फ डिजिट चेंज होती हैं। तो अब मैं आप लोगों को इलिस्ट्रेशन 4 का पॉइंट नंबर 3 कराने जा रहा हूं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 30,000 फॉर 45,000। तो देखते हैं इसका क्या इंपैक्ट आएगा। स्टॉक को सॉल्व करते हैं। स्टॉक कितना लेंगे, 30,000। हमारा स्टॉक सोल्ड कितना हुआ, 30,000 स्टॉक में से माइनस हो जाएगा, प्लस कैश में 45,000 ऐड हो जाएगा जो हमने कैश रिसीव किया है, और ये दोनों साइड एसेट साइड हो जाएंगी।
बच्चों अब 45 और 30 इसके बीच का डिफरेंस हो गया 15,000। ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट। ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट। इसे कैपिटल में क्या कर देंगे? ऐड। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें आप देखेंगे थर्ड पॉइंट, अब इसमें क्या क्या है? 45,000 कैश में, 30,000 गुड्स में। गुड्स को स्टॉक एक ही बात होती है, और 15,000 ये जो आपका प्रॉफिट है ये कैपिटल में ऐड करेंगे। आया बच्चों समझ में? अब इसका आंसर मार्क करते हैं, आंसर बी, जो आपके सॉल्यूशन मैंने स्क्रीन पे प्रेजेंट कर दिया है। सर अगर हमें ये आंसर चाहिए हो, बेटा उन्नति की टीम को कांटेक्ट करो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इनपुट यूनिट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। बच्चों एग्जामिनर समझदार है, आप लोगों के लिए इजी कर दिया है, लेकिन हर बार इज नॉट यूज्ड एन इनपुट डिवाइस इन इनपुट यूनिट, तो आंसर है बी, प्रिंटर। ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, परचेज बुक हैज बीन ओवरकास्ट। बच्चे एक टर्म होता है अंडरकास्ट, एक टर्म होता है ओवरकास्ट। अब इसके अंदर क्या यूज होता है? अंडरकास्ट का मतलब होता है जैसे आपने गुड्स परचेज करे 100 के, तो आपने उसको 80 के दिखाए, तो आपने 20 जो है वो शॉर्ट दिखाए, तो इसको बोलते हैं अंडरकास्ट। ओवरकास्ट इसका ऑपोजिट होता है, 100 के गुड्स परचेज करे, आपने 180 के दिखाए, तो 80 आपने क्या दिखाए? एक्सेस दिखाए। तो अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट। अब स्टूडेंट्स देखते हैं फिर से, सर ये अंडरकास्ट और ओवरकास्ट यूज कहां से होता है? बेटा ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपकी बुक का एनओएस की, फिर से बुक का है लेसन नंबर 12। अंडरकास्ट और ओवरकास्ट ज्यादातर यूज होता है सस्पेंस अकाउंट के लिए। लेसन 12 एनओएस की बुक में आप ओपन कर लेंगे तो अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट यहां पर यूज होता है। ये टर्म सस्पेंस अकाउंट के लिए ही यूज होता है। तो हम देखते हैं इसकी थोड़ी और डिटेल। सर क्या आप हमें ये चैप्टर भी पूरा करवाएंगे? बेटा टाइम कम है, लास्ट मिनट रिवीजन है, मैं आपको अभी जल्दी जल्दी सारे टॉपिक शॉर्ट में कवर कर रहा हूं। इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमें कमेंट करिएगा, मैं इसकी वीडियो बना के डाल दूंगा आप लोगों के लिए। तो देख रहे हैं, अब जैसे इन्होंने क्या पूछा, परचेज बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 200। अगर बच्चे ये अंडरकास्ट होता, पहले उसकी एंट्री बता देता हूं। परचेज टू सस्पेंस कितना? 200। परचेज टू सस्पेंस 200। अगर सर अब ये ओवरकास्ट है तो बेटा रिवर्स कर देंगे, सस्पेंस टू परचेज 200, सस्पेंस टू परचेज 200। अब सेल बुक अंडरकास्ट है 500 से, सेल्स हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है, तो सस्पेंस टू सेल्स 500। अगर सर ये ओवरकास्ट होता तो बेटा रिवर्स कर देते, सेल्स टू सस्पेंस 500। क्लियर है बच्चों? तो देखते हैं आंसर, देखते हैं फिर से। परचेज बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 2000, तो बेटा हम क्या करेंगे? डेबिटिंग सस्पेंस अकाउंट बाय 2000 एंड क्रेडिटिंग परचेज बाय 2000। बताया था ना, रिवर्स कर देंगे। परचेज हमेशा डेबिट होती है, तो परचेज को क्या कर देंगे? क्रेडिट, और सस्पेंस को क्या कर देंगे? डेबिट। मैंने अब आपको दो टॉपिक और कवर करा दिए, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइटम ऑफ इनकम। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसके अंदर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी आइटम इनकम की है। तो बेटा अब ये पेपर में आ चुका है। सर इससे रिलेटेड अब क्या आ सकता है? मैंने आपकी स्क्रीन पे फिर से बुक ओपन कर लिया है इसकी, रेलेवेंट आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कौन कौन सी है? सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, स्पोर्ट्स मटेरियल, इंटरेस्ट रिसीप्ट्स। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीप्ट, ग्रांट इन एड। बच्चों ध्यान से, ये सारी आइटम्स इनकम की है, इसे याद कर लो। अभी तक आपने अपना रजिस्टर पेन तो उठा ही लिया होगा ताकि आप मेरे साथ नोट्स बना सको। ये सारी आइटम अब आपको याद होनी चाहिए, ये इनकम की है। तो इसमें सब्सक्रिप्शन था, तो इसका आंसर तो अब आपको भी पता है। इसका आंसर क्या है? बी, सब्सक्रिप्शन। लेकिन एक सेकेंड, अब क्या पेपर में सर ये भी आ सकता है? इस बारी आएगा आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस। यही तो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आ सकता है या इससे रिलेटेड टॉपिक इसका ये बनता है। बच्चों ये पेपर अक्टूबर 2024 का लेटेस्ट पैटर्न है, आप ये करके जाइए 5 साल के पेपर। और जो मैं आपको इससे रिलेटेड टॉपिक बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कोई टॉपिक मिस नहीं होएगा, और हम सिर्फ वही पढ़ रहे हैं जो पेपर व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, आप सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हैं जो पेपर में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, एक्सपेंस की आइटम आपने याद कर ली होंगी। ऑनरेरियम, डेप्रिसिएशन, कोई भी एक्सपेंस हो टूर्नामेंट एंड फेयर पे,
एंड लास्ट कोई सैलरी, वेजेस, रेंट, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन चार्जेस विच आर कॉमन टू ऑल एनपीओस। तो पेपर में आपको इनकम आया था, इनकम के अंदर कितनी आइटम्स थी? 6 आइटम्स। इनकम के अंदर कितनी आइटम्स थी? 6 आइटम्स। याद कर लो। और इसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंस में कितनी आइटम है? 5 आइटम। क्वेश्चन नंबर 6 मस्ट क्वेश्चन है। मस्ट पेपर में आएगा ही आएगा। इससे रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा ही आएगा मेरे बच्चों। ये एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में आएगा, और जो इनके फुल फ्लेज क्वेश्चन है उसमें भी आएगा। तो चलिए देखते हैं लेसन नंबर 18 आप लोगों की बुक का। बच्चों अगर आपको मेरे देखना है तो मेरी स्क्रीन पर चल रहा है, जैसे लेसन नंबर 18 लिखा हुआ है। अगेन मैं स्ट्रिक्टली एनएस बुक को ही फॉलो करता हूं, इसी में से पेपर आता है। तो सबसे पहले बैड डेट की एडजस्टमेंट रीड करते हैं। जब कोई डेटर पैसे नहीं दे पाता उसको बोलते हैं बैड डेट्स। तो इसकी एडजस्टमेंट क्या होती है बच्चों? ये डेटर में से माइनस होता है फर्दर बैड डेट्स, और अगर आपके ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिए हो तो उसमें ये ऐड हो जाते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं? बैड डेट प्लस न्यू, या आप इसको क्या बोल सकते हैं? फर्दर बैड डेट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? एक बात याद रखना, हर एडजस्टमेंट के 2 एस्पेक्ट्स हैं। हर एडजस्टमेंट के 2 एस्पेक्ट है, 2 इफेक्ट है। तभी तो इस बुक का नाम क्या है? डबल एंट्री। तभी इस बुक का नाम क्या है? डबल एंट्री। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन मतलब नोन लाइबिलिटी। मुझे पता है नोन लाइबिलिटी, ऐसा होता ही है, ऐसा होता ही है कि हमारे पैसे डूब जाते हैं, तो हम उस लॉस के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड है। उस प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन भी डेटर में से माइनस होता है। प्रोविजन भी डेटर में से माइनस होता है। फॉर एग्जांपल डेटर है 1 लाख के, ठीक है, और हमें दे रखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10%। एज्यूम कर रहा हूं, तो हम इस 1 लाख का 10% कितना आ गया? 10,000। तो बच्चों इधर लिख देंगे 90,000। ये जो अमाउंट है इसमें क्या लिख देंगे? 90,000। और फिर से सेकंड एस्पेक्ट सर इसका कहां पर आएगा? बच्चों ये बैड डेट्स में ऐड हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बैड डेट्स थे 50,000 के, और हमारा प्रोविजन कितना निकला? 10,000। तो ये कितना हो गया? 60,000। बच्चों जो पेपर में आया ना वही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पढ़ लो, और ये दोबारा आएगा ही आएगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हर साल हर बारी रिपीट हो ही रहे हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सारे पॉइंट्स इकट्ठे आ जाएं, प्रोविजन, बैड डेट्स, तो बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स। मैंने अभी आपको बताया था न्यू और फर्दर एक ही बात होती है, प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। लेकिन इसको करने से पहले जो डेटर्स होंगे उनमें से आप पहले बैड डेट्स माइनस करेंगे, फिर जो अमाउंट बचेगा उस पे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहा हूं, ये देखिए बच्चों, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैंने भी आपको क्या बताया था, डेटर कितने के थे? 24,600। बच्चों एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, लेकिन ये जो आपको ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट दिया है, लिखा हुआ ना आइटम अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, इसका एक सिंगल इफेक्ट ही होता है। तो सर अब क्या करेंगे? 24,600 में से 24,600 में से पहले फर्दर बैड डेट्स माइनस करेंगे, ये दे रखा ना 600। उसके बाद जो अमाउंट बचा 24,000 का 5% कितना होता है? 1200। तो 24,000 का पहले 5% कैलकुलेट करा, 1200 आ गया, 1200 माइनस किया, ये फाइनल फिगर आ गई। अब आप लोगों को क्या करना है? बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट 700 प्लस 600। सर 700 बच्चा ये रहा ना ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेट्स, इसका तो सिंगल इफेक्ट था। बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन जो आपने कैलकुलेट किया, माइनस ओल्ड प्रोविजन, माइनस ओल्ड प्रोविजन। जो प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में एग्जिस्ट करता है उसे ओल्ड बोलते हैं। जो भी चीज एडजस्टमेंट में दी होती है उसको न्यू बोलते हैं या फर्दर। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आएगा ही आएगा पेपर में, एग्जाम में हर साल आता है, फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा। तो बच्चे द ट्रायल बैलेंस ऑफ द फर्म ये कितना था? 1 लाख। अ प्रोविजन फॉर डेट इज क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5%
एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इज 2.5%। तो देखिए ये इन्होंने ना एक फर्दर पॉइंट दिया हुआ है, तो मैं आप लोगों को एक फर्दर पॉइंट भी दिखाता हूं। अगर सर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी आ जाए, ये भी आपकी बुक में ही है। अब आपको मैं एक बार करके दिखाता हूं कि अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आ जाए तो हमें क्या करना होता है। बच्चे सिंपल है, डेटर से डेटर में बैड डेट माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर हम न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करेंगे। मैं DD स्टैंड्स फॉर डाउटफुल डेट। अब जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। फिर से बोल रहा हूं, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा ही आएगा। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। डेटर्स थे 1 लाख के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था 5%। सर बैड डेट्स तो दिए नहीं है बेटा, 0 ले लेंगे। अगर नहीं दिए 0 ले लेंगे। हमें हमारा फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए। 1 लाख, तो 1 लाख के ऊपर हमने 5% निकाला, कितना आ गया 5000। तो ये कितना बच गया 95,000। इस 95,000 का 2.5% निकालेंगे। इस 95,000 का क्या निकालेंगे 2.5%। जैसे 2.5 है परसेंट है तो इसके नीचे 100 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 और लग जाएगी बच्चों। क्लियर है। तो 25 4 इसको सॉल्व करेंगे, टाइम बचाते हैं। तो बच्चे आ जाएगा 2375। तो उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था, अब ध्यान से, उसने हमसे ये फाइनल अमाउंट पूछा था कि डेटर साइड पे क्या आएगा। एक चीज और आगे बढ़ने से पहले P&L अकाउंट में बता दूं क्या इफेक्ट आएगा। अब कंप्लीट तो हो ही गया टॉपिक। 2 बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन, माइनस ओल्ड प्रोविजन। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो सर ये कैसे शो करेंगे फिर प्रोविजन फॉर, बेटा इसको अलग से लिखेंगे, 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इन 4 चीजों में मिक्स नहीं करेंगे, इन 4 चीजों में मिक्स नहीं करेंगे। यह अलग से शो होएगा, यह अलग से शो होता है P&L अकाउंट में। बच्चे मैंने आपको सारे फैक्ट्स दिखा दिए हैं, तो आंसर है 2375। उसने हमसे क्या पूछा था, द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2375। मैंने ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का कवर कर दिया है। अभी मैंने आपसे एक्सपेंसेस पूछे थे कि इनकम और एक्सपेंसेस मैंने आप लोगों को बताए थे ऊपर, याद है ना, इनकम और एक्सपेंसेस। देखो मैंने कहा था ना, उससे रिलेटेड अगर इनकम से आया तो एक्सपेंस से भी आ सकता है, वो तो इसी में ही आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर। तो हम क्या, इसका क्या आंसर है, ऑनरेरियम। क्लियर है स्टूडेंट्स। मोटर कार, इन्वेस्टमेंट्स, ग्रांट, ये इसका पार्ट ही नहीं थे। तो आपको बोला था ऐसे ही होता है पेपर में, जो एक टॉपिक ऑलरेडी आ चुका है उससे रिलेटेड आ ही जाता है। तो आप लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट, हम इस पेपर को रीड करेंगे और उससे रिलेटेड टॉपिक रीड करेंगे। अब टाइम नहीं है कि सर आप एक एक चैप्टर की इन डेप्थ बताओ, हम उस क्वेश्चन को और उस क्वेश्चन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। चलो, अ फर्म इज डिसॉल्व कंपल्सरी व्हेन। तो अब हमें यह याद होना चाहिए कि अगर फर्म होती है डिसॉल्व कंपल्सरी, कब डिसॉल्व की जाती है। तो पहले इसको देखते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है डिसोल्यूशन चैप्टर की थ्योरी, सबसे पहला ही है, सेकंड पेज ही है, देख रहे हैं। जैसे 25 लेसन स्टार्ट हुआ, सेकंड पेज है। मैंने आपको बताया था ना, आप इधर से देख सकते हैं जैसे मैं कौन से लेसन में से बता रहा हूं, क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली NIOS के बुक के अकॉर्डिंग ही बताता हूं। तो अब एग्जामिनर कंपल्सरी डिसोल्यूशन पूछ रहा है, या इस बार के सेशन में वो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट भी पूछ सकता है। तो दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। डिसोल्यूशन बाय नोटिस भी पूछ सकता है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट भी पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या करना है, ये टोटल 4 वेज ऑफ डिसोल्यूशन है। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, जब सारे पार्टनर हाँ बोल दे या हमारा कोई एग्रीमेंट हुआ है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होता है, जब कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, जब कोई पर्सन एक अनलॉफुल बिजनेस करे, एक पार्टनर ने डिसाइड किया वो रिटायर हो जाए, एक पार्टनर को भगवान ने बुला लिया। अ फर्म इज डिसॉल्व कंपल्सरी अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो कोई एक्सपायरी हो गया टाइम पीरियड का, हमने कहा यार इस टाइम तक काम करेंगे, या हमने एक सोचा बिल्डिंग बनाते हैं, वो बिल्डिंग बन गई, वेंचर कंप्लीट हो गया, काम खत्म करो। उसके बाद होता है डिसोल्यूशन बाय नोटिस, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को नोटिस देके काम खत्म करो, नहीं भैया हमें और काम मिलके नहीं करना। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कानून कब हमें कर सकता है हमारी फर्म को डिसॉल्व, जब पार्टनर कोई अनसाउंड माइंड हो जाए, पागल वागल हो जाए,
व्हेन अ पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल, वो अपना काम अब ठीक से नहीं कर सकता और उसने कोई ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट किया है, किसी पार्टनर ने जो हमारे बीच में बातें डिसाइडेड हुई थी उनमें से किसी बात को वायलेट किया है और उसकी किसी हरकत से बिजनेस के ऊपर गलत इंपैक्ट आया। सर गलत इंपैक्ट कैसे आ सकता है? बेटा कोई भी उसने सोसाइटी में कुछ ऐसा काम किया जिससे बिजनेस का नाम खराब हो गया। तो बच्चों अब ये सारे पॉइंट्स हैं, अच्छे से याद करेंगे। चलिए अब हम कौन से क्वेश्चन पे थे? कंपल्सरी डिसोल्यूशन आया है तो देखते हैं। अ फर्म इज डिसॉल्व कंपल्सरी व्हेन द बिजनेस बिकम अनलॉफुल। क्लियर है स्टूडेंट्स? बेटा ये 20 मार्क्स के एमसीक्यू हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने ठीक से तमीज से करेंगे ना तो 20 मार्क्स आप लोगों के पक्के हैं। बच्चों 15-20 मार्क्स के ना ये वन वर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप लोग इसे तमीज से करेंगे ना पेपर में जाती 15-20 मार्क्स पक्के हैं। फिर बच्चे कहते हैं सर अब हमारे पास लास्ट मिनट है, हम क्या पढ़े? अब बता तो रहा हूं, एक एक पॉइंट कवर कर रहा हूं, आप बस नोट्स बनाओ, आप बस नोट्स बनाओ। अब आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, दिव्या एंड रहीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1। नाइन्थ क्वेश्चन, दिव्या एंड रहीम आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। दे एडमिट जीनत इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। वो कितने शेयर के लिए आई है? 1/4 शेयर के लिए। उसने शेयर किससे एक्वायर किया है? दीवा से एक्वायर किया है हाफ और रहीम से एक्वायर किया है हाफ। तो बच्चे मैं ये कह सकता हूं दीवा ने कितना दिया है अपना? 1/8, ये उसने सेक्रीफाइस किया है। और रहीम ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/8। अगर हमें चेक भी करना हो तो ये चेक भी हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/8 2/8, तो ये कितना बन गया? 1/4। यही शेयर तो एक्वायर किया है किसने? जीनत ने। तो बच्चे दोनों ने कितना कितना शेयर सेक्रीफाइस किया है? 1/8 1/8। तो मैं ये कह सकता हूं 1:1। सो आंसर इज सी, 1:1। अब ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो फिर से अब हम ओपन कर रहे हैं पार्टनर्स का करंट अकाउंट। अब पहले तो ये देखते हैं कैपिटल अकाउंट कितने तरीके के होते हैं। लेसन नंबर 22 किसका? आपकी एनओएस की बुक का। बोला था ना स्ट्रिक्टली इसी बुक के अकॉर्डिंग। फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 तरीके के अकाउंट होते हैं। जब भी आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट बोलेगा तो आपको 2 अकाउंट बनाने हैं, एक बनाना है कैपिटल अकाउंट, एक बनाना है करंट अकाउंट। और जब यही फिक्स अकाउंट के बोलेगा कि ये फ्लक्चुएटिंग है, कौन सा अकाउंट है? फ्लक्चुएटिंग, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज कैपिटल अकाउंट। मैं आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहा हूं, देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, बीडी ओपनिंग बैलेंस, सीडी क्लोजिंग बैलेंस। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई तो बाय बैंक, अगर विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ टू बैंक, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग प्लस माइनस, याद है हमने किया था बचपन में कैपिटल अकाउंट का रूल क्या होता था? क्रेडिट साइड प्लस डेबिट साइड माइनस, डेबिट साइड माइनस। ये मैं टी शेप अकाउंटिंग बता रहा हूं, याद रखना। टी शेप अकाउंटिंग के रूल के अकॉर्डिंग कैपिटल डेबिट साइड माइनस, क्रेडिट साइड प्लस। अब पार्टनर्स के करंट अकाउंट में अब जब जब पैसा आएगा तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होता जाएगा, जब जब पैसा जाएगा तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट होता जाएगा। जैसे पार्टनर को सैलरी मिली क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट हुआ क्रेडिट। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ड्राइंग्स करी डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करा डेबिट, लॉस हुआ डेबिट। अब बच्चे इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे, अलग अलग अकाउंट में शो ना करें, एक ही अकाउंट में शो करें, तो उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो मैंने आपको बोला था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। सेम है, अगर सर पेपर में क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो ऑब्वियस है बेटा आप एक ही अकाउंट बनाओगे, 2 अकाउंट क्यों बनाओगे? तो फिर से अब हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट शोन ऑन द डेबिट साइड? सारे खर्चे डेबिट साइड पे आते हैं, हमें ये तो पता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी साइड पे आएगा? क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट, दिस वन इज डेबिट, तो ये हो गया क्रेडिट। आपको ऑड इवन भी आ सकता है कि इनमें से कोई ऑड वन आउट करो, इवन वन आउट करो। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं, मैं आप लोगों को कोर्स ही करवा रहा हूं, बट अब मैं वही कोर्स करवा रहा हूं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। द गुडविल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट इफेक्टेड बाय। चलिए अब गुडविल पे आते हैं, फिर से एक नया टॉपिक याद करते हैं। जितने भी टॉपिक याद करा रहा हूं उन्हें अच्छे से नोट्स बना के याद कर लो। एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करना, जैसे इसके अंदर पॉइंट दिया हुआ लोकेशन, मार्केट सिचुएशन, सेम हेडिंग आपको बुक में मिलेंगी। तो फैक्टर्स इफेक्टिंग द गुडविल, तो लोकेशन
हाँ, लोग अच्छी लोकेशन हो तो बिजनेस चलेगा, गुडविल है, बिजनेस अच्छा चलेगा। बिजनेस का नेचर क्या है, ठीक है ना, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स है और जिनकी स्टेबल डिमांड है वो अच्छे प्रॉफिट्स कमाते हैं। अच्छी मैनेजमेंट तो अच्छे प्रॉफिट्स कमा के देते ही हैं। क्वालिटी अगर अच्छी है तो भी आपकी गुडविल अच्छी रहेगी। मार्केट की सिचुएशन कैसे है, मोनोपोली कंडीशन लेड टू हायर प्रॉफिट्स। अगर आपका प्रोडक्ट मोनोपोली में तो भी उसका इंपैक्ट अच्छा होगा और अच्छे प्रॉफिट्स कमाएंगे। तो बेटा यही है लोकेशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट, मार्केट सिचुएशन, एज इट इज पॉइंट लिखे हुए हैं, क्योंकि पेपर वाले भी बुक को ही फॉलो करते हैं, इस बुक के बाहर तो थोड़ी देंगे। और लास्ट, स्पेशल एडवांटेजेस लाइक इंपोर्टिंग लाइसेंस, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रेडमार्क्स, ये इनकी वजह से भी हायर प्रॉफिट्स होते हैं। हम लोग भी आप लोगों को इसके नोट्स प्रोवाइड करते हैं, आप हमारी उन्नति की टीम को कांटेक्ट करिए। तो देखिए 3 पॉइंट्स तो अवेलेबल थे, लोकेशन, मार्केट सिचुएशन, तो कौन सा अवेलेबल नहीं था, क्वालिफिकेशन ऑफ पार्टनर, तो वही तो आंसर है। अब ये थोड़ी है कि पेपर में इस बार जब कोई आएगा तो डी की जगह कोई और पॉइंट रख देंगे या गुडविल ऑफ अ पार्टनरशिप इज इफेक्टेड बाय लिख देंगे और इन पॉइंट में से कोई एक पॉइंट दे देंगे। तभी मैं बोल रहा हूं, अब ये नहीं होगा कि आपको सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं इस सेम पैटर्न में जरूर आएगा, इस सेम पैटर्न में आ जाएगा क्वेश्चन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बस मेरे साथ बने रहना है और इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते रहने हैं। When a shareholder pay the first call amount with share allotment, तो समझते हैं ये क्या होता है। अब हम पहुंच जाते हैं आपके शेयर्स वाले चैप्टर में और टॉपिक है कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स। तो टॉपिक है कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स। एप्लीकेशन है बच्चों, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है एंड सेकंड कॉल है। स्टार्ट। जब अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन में मिल जाए, जब फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट में मिल जाए, जब सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में मिल जाए, लाइक फेब के पैसे आपको जैन में मिल जाए, मार्च के पैसे आपको फेब में मिल जाए, इसे क्या बोलते हैं, एडवांस। तो इसको हमने नाम दे दिया कॉल्स इन एडवांस, जब शेयर होल्डर से पैसा पहले मिल जाए। तो बच्चों ध्यान रखना, इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम कॉल्स इन एडवांस देखते हैं। अब कॉल्स इन एडवांस होता है द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ 6%। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कल को एमसीक्यू आ सकता है। तो कॉल्स इन एडवांस की एंट्री क्या होती है, आपको जब पैसे पहले मिल जाए, बैंक टू कॉल्स इन एडवांस। और अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं 5000 शेयर थे, 232 अलॉटमेंट थी, एक शेयर होल्डर ने 200 शेयर के पैसे दे दिए अलॉटमेंट पे ही। तो बच्चों अलॉटमेंट पे 200 इंटू 3 इसके ड्यू थे, तो इस बात का कोई लेना देना नहीं। लेकिन एडवांस मिला तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे, मैं आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा हूं। पहले शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। बेटा इस एंट्री में जैसे 50,000 शेयर थे अमाउंट 3 के, तो 50,000 इंटू 3, इसमें कोई चेंज नहीं होएगा। चेंज कहां पर आएगा, 200 शेयर्स ने मुझे पहले पैसे दे दिए, 200 इंटू 3, 200 इंटू 3। अगर कोई बच्चा 200 इंटू 3 लिखता है वो गलत है, पूछो क्यों, कॉल्स इन एडवांस है। बार बार बोल रहा था मैं आप लोगों को कि एडवांस होता है फ्यूचर, तो फ्यूचर के पैसे पहले मिल गए। एप्लीकेशन कितने की थी, 2 की, अलॉटमेंट 3 की, तो बच्चे उसके बाद फर्स्ट कॉल कितने की होगी, 2 की। सर सेकंड कॉल हमें बताया नहीं हुआ, बेटा टोटल शेयर की वैल्यू अगर 10 है, 2 3 5 6 7, तो 3 बैलेंसिंग फिगर। तो बच्चे अब ये 5 रुपए मुझे पहले ही मिल गए, 300 इंटू 5, 200 इंटू 5। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो 200 इंटू 5 दैट इज 1000। तो बच्चों अब समझ में आ गया कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, फ्यूचर। अब एक और चीज, जो शेयर होल्डर मुझे पैसे दे चुके हैं ना, वो दोबारा पैसे तो नहीं देंगे। नेक्स्ट मेरा जब ये ड्यू हुआ 50,000 इंटू 2, 1 लाख। अब ध्यान से, मुझे कुछ पैसे पहले ही आ गए थे। सर कितने पैसे पहले आ गए थे, सर ऊपर तो 1000 था। अरे बच्चे इसके 200 इंटू 2 पहले इसमें आए थे, और फिर सेकंड कॉल की जब एंट्री करेंगे तो 200 इंटू 3 उसमें पहले आया है। लेकिन अभी हम फर्स्ट कॉल पे हैं, तो 200 इंटू 2, 400, तो हमारे बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा, 99,600। देख रहे हैं, अगेन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से आप लोगों के लिए किया। अब आ जाइए कॉल्स इन एरियर्स में।
अब कॉल्स इन अरियर का 5% इंटरेस्ट चार्ज होएगा। सर अगर हमने पैसे नहीं दिए तो हमें 5% चार्ज देना होगा, और अगर हमने पहले पैसे दिए तो हमें 6% इंटरेस्ट रिसीव होएगा, ठीक है ना। और अगर नहीं दिए तो 5% देना पड़ेगा, क्योंकि बेटा गवर्नमेंट आपके साथ है। वो कह रही है अगर आपने नहीं दिए तो हम आपसे 5% चार्ज लेंगे, और अगर आपने पहले दिए तो हम आपको 6% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। किसको? कंपनी को, शेयर होल्डर को। तो ये कानून आप लोगों के लिए फ्रेंडली बना है। तो ये कानून किसके लिए फ्रेंडली है? आप लोगों के लिए। कॉल्स इन अरियर्स को जैसे एडवांस को क्रेडिट करते हैं तो कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट करते हैं। कॉल्स इन अरियर्स को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं बच्चों। तो अगर किसी शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए तो हम उसको डेबिट कर देंगे। जैसे हम देखते हैं 400 शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए फर्स्ट कॉल में, तो 400 इंटू 3 1200 नहीं आए। ड्यू की एंट्री का अमाउंट चेंज नहीं होएगा। जैसे शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 2000 इंटू 3 6000। अब कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट कर देंगे। बैंक कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट कर देंगे 400 इंटू 3 1200। स्टूडेंट्स क्लियर है? मैंने ये पूरा टॉपिक आपको इलेबोरेट कर दिया है। तो देखते हैं व्हेन अ शेयर होल्डर पे द फर्स्ट कॉल अमाउंट विद द शेयर अलॉटमेंट, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे? क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट व्हेन अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड। अब बच्चे इसी से रिलेटेड अब घुमा के दूसरी चीज पूछ लेगा, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। अब देखते हैं फोर फीचर की एंट्री क्या होती है। फिर से जो पैसा टोटल की बात करेंगे वो हम डालेंगे शेयर कैपिटल में। इसमें हमेशा नॉमिनल वैल्यू आती है। कौन सी वैल्यू आती है? नॉमिनल वैल्यू। जो पैसे रिसीव हो गए दैट इज शेयर फोर फीचर। जो पैसे नहीं आए उसको कॉल्स इन अरियर्स में डालो, या स्पेसिफिक जैसे अलॉटमेंट के पैसे नहीं आए तो आप 2 शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं। क्या सर? आपको स्क्रीन पे दिखाओ, बुक में दिखाओ? दिखाता हूं बच्चों इलिस्ट्रेशन 1 से। फिर से अब जैसे 100 शेयर थे 10 के, तो मैंने शेयर कैपिटल में 100 इंटू 10 डाल दिया। इसमें याद रखना हमेशा नॉमिनल वैल्यू ही आती है। 100 इंटू 10, जो पैसा आ गया शेयर फोरफिटेड, मैंने पैसे जब्त कर लिए। आपने फॉर एग्जांपल इसमें रीड करते हैं, इस पर्सन ने हमें एप्लीकेशन मनी दी, इसने हमें अलॉटमेंट मनी दी, इसने हमें फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी। तो एप्लीकेशन कितने की आई? हमें ₹2 की। अलॉटमेंट कितने की आई? ₹3 की। तो ये पैसा आ गया, ₹5 आए हुए थे, तो 100 इंटू 5 इसमें आ गया। फर्स्ट कॉल के 2 नहीं आए और सेकेंड कॉल के कितने नहीं आए? ₹3 नहीं आए। तो बेटा देखेंगे 100 इंटू 2 100 इंटू 3। जो पैसे नहीं आए उनका रिस्पेक्टिव नाम लिख सकते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसे कॉल्स इन एरियर्स में डाल दो। बच्चे ऐसा मत करना, स्पेसिफिक जिसके पैसे जो नहीं आए वो ही डालो। अब देखते हैं हमारे वाला क्वेश्चन। अब ये था ऑन एन इक्विटी शेयर ऑफ 20 द कंपनी कॉल्ड अप 16। कंपनी ने मंगवाए कितने हैं? 16। तो बच्चों ये शेयर कैपिटल में कितने आ जाएंगे? 16। एंड हैड रिसीव्ड 14। मिले कितने? 14। तो वो पूछ रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट होएगा, और कॉल्स इन अरियर्स में आता है 2। तो बेटा ध्यान से क्वेश्चन रीड करेंगे। उसने पूछा है इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा? 16। द आंसर इज सी। बेटे एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, CS हूं, एक एक चीज हमें अच्छे से आती है। अब सर आप हमें थोड़ा बीच के टॉपिक से बता रहे हैं। बेटा मैं ये एज्यूम कर रहा हूं आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, नहीं तो आप मेरी इतनी बात भी सुनेंगे, समझेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम हो आप मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर क्लास बना दूंगा। ऑन फोर फीचर ऑफ 100 शेयर्स ऑफ 50 ईच 2500। फिर से हम एंट्री लिख लेते हैं पहले तो। शेयर कैपिटल टू शेयर फोर फीचर टू। अब इसके अंदर देखो ध्यान से, इन्होंने मुझे कोई बताया नहीं है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, तो इसके अंदर मुझे अब कॉल्स इन एरियर्स लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं 100 शेयर्स थे 50 ईच के, तो कितने हो गए? 5000 शेयर। तो उसमें से 2500 शेयर्स के पैसे मुझे आ गए, तो उसको मैं कौन से अकाउंट में डाल दूंगा? शेयर फोर फीचर अकाउंट में। तो कितने के पैसे नहीं आए? 2500 के पैसे नहीं आए। तो उसने क्या पूछा है? द अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। बेटा कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट आता है? गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, जो भी अमाउंट शेयर फोर फीचर में आएगा
उसे आप एक अकाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो 2500 हमारा इसमें आया और हमारा ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व में कितना हो जाएगा 2500। तो गवर्नमेंट ने कहा है ये शेयर फॉरफीचर का अकाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। शेयर होल्डर का पैसा है इसलिए ये शेयर होल्डर के लिए ही यूज होएगा। उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट डेडिकेटेड है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बच्चों ये हमारे 1 मार्क्स के एमसीक्यूज खत्म होते हैं। अब द अकाउंटिंग इक्वेशन एक्सप्रेसेस द इक्वालिटी ऑफ एसेट ऑन द वन साइड एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल। जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको एक इक्वेशन लिख के दिखाई थी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। पेपर बच्चे वही घूम फिर के आ रहा है। अगर आपने यहां तक ठीक से क्लास अटेंड कर ली तो आपको पता लग जाएगा जो भी मैं पूरी क्लास बनाऊंगा ना इन पेपर के ऊपर, ये तो अक्टूबर 2024 का पेपर है, ऐसे में सिर्फ 3 या 4 पेपर सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद आपको बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला, मैं श्योरिटी से बता रहा हूं। गिव वन वर्ड आंसर। सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश। बच्चे जब भी सेल होती है तो उसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट क्योंकि कैश आया और सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है, तो बच्चे इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अकाउंटिंग इक्वेशन सर्व एज अ बेसिस। अभी जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी थी, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, बेटा ये बैलेंस शीट ही तो है, ये हमें बैलेंस शीट के काम आएगी तभी तो हम लिख रहे हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये बच्चे कंप्यूटर का थोड़ा पार्ट है। कंट्रोल यूनिट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर। बहुत सिंपल है ये तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द सॉफ्टवेयर दैट रेफर टू डिजाइनिंग एंड यूजर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। मतलब आप कोई चीज को स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, ऑब्वियस है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वन साइडेड एरर, अभी बताया था जब मैंने आपको ओवरकास्टिंग, अंडरकास्टिंग, ये क्या था, ये वन साइडेड ही तो एरर था। ये इनको क्या बोलते हैं, वन साइडेड एरर। तो हमने उसे बैलेंस किससे किया था, आ गया ना फिर से सेम क्वेश्चन। सर बात तो घूम ही नहीं, ऐसे ही लग रहा है पेपर एक ही स्क्वायर में घूम रहा है। तभी बोला था इस पेपर को करा रहा हूं, बाहर से आएगा ही नहीं। सस्पेंस अकाउंट हमने किया था ना, परचेज टू सस्पेंस, सस्पेंस टू सेल्स, तो अब ये वही है। बच्चों अब देखते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड फॉर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ। क्या आंसर होना चाहिए इसका, चलिए आंसर देखने से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं फिर से। अब जरूरी थोड़ी है इस बार कुछ इंक्रीज आए, कुछ डिक्रीज भी आ सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। ये आपका किस में यूज होता है, एडमिशन चैप्टर में यूज होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यूज होता है, रिटायरमेंट में यूज होता है, डेथ में भी यूज हो सकता है। तो ये हर चैप्टर में यूज हो रहा है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट। तो देखते हैं ये अकाउंट क्या चीज का है। बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक सिंपल रूल बता रहा हूं, पहले देखते हैं इधर। अगर एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, ये इंक्रीज का साइन है बच्चों, ठीक है, और अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो डिक्रीज का साइन। एसेट अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो बच्चों वो क्रेडिट होते हैं, एसेट अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो बच्चों वो डेबिट होते हैं। इसका उल्टा वाइसा वर्सा, लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट होती है, लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट होती है। तो आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट है, बाय इंक्रीज इन एसेट्स ये क्या है, क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। आप कोई अनरिकॉर्डेड एसेट था, आप उसे रिकॉर्ड करना भूल गए तो ऑब्वियस है एसेट की वैल्यू बढ़ी। सर समझ नहीं आया, एक एसेट था आपने उसकी वैल्यू रिकॉर्ड ही नहीं करी हुई, तो मान लो 0 वैल्यू है उसकी, आपने बताया नहीं, आपको याद ही नहीं, आपके पास एक कंपनी के नेम से कार है जिसकी वैल्यू है 1 लाख, वो आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी हुई थी। तो पहले तो आपने कोई भी वैल्यू नहीं डाल रखी थी, अब एक वैल्यू तो मिल गई 1 लाख, तो कहीं ना कहीं एसेट इंक्रीज हुए। तो बाय अनरिकॉर्डेड एसेट इस साइड आएंगे। सर अगर ऐसी कोई लायबिलिटी आ गई तो वो टू साइड पे आ जाएगी, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अगर इधर एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो इधर क्रेडिट साइड, और डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट साइड, वाइसा वर्सा। अगर डिक्रीज इस साइड है तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इस साइड होएगा बच्चे, डेबिट साइड। आया स्टूडेंट समझ। बच्चों अब इन दोनों साइड्स को बैलेंस करेंगे। फॉर एग्जांपल इस साइड का टोटल आया 1 लाख, इन तीनों का टोटल आया 1 लाख, इनका टोटल आया एग्जांपल के लिए 1,20,000। तो बच्चे आपको 20,000 का क्या हो गया, गेन हो गया। 20,000 का क्या हो गया, गेन हो गया। इसे किस में बांटेंगे, ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। अगर ये उल्टा हो गया, इधर आपका प्रॉफिट था 1,20,000 और हमें क्या हो गया 2 लाख का, इस साइड का टोटल आया 2 लाख, तो 120 माइनस 2 लाख 80,000 का लॉस हो गया।
तो लॉस आ जाएगा बच्चे क्रेडिट साइड। फिर इसको भी किसमें बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो चलिए हमारे आंसर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिट फॉर एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, बताया था अभी। और अगर इधर डिक्रीज वर्ड लिखा होता, अगर इधर वर्ड डिक्रीज लिखा होता तो इसका आंसर क्या हो जाता, लायबिलिटीज। इसका आंसर क्या हो जाता बच्चों, लायबिलिटीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द डिजीज पार्टनर इज क्रेडिटेड, इज क्रेडिटेड। सर जो गुडविल होता है डिजीज पार्टनर का, जैसे मिस्टर ए थे, इनकी डेथ हो गई, तो अब जो इसकी फर्म में गुडविल है तो उस गुडविल को क्या करेंगे, इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। गुडविल को क्या करेंगे, क्रेडिट। उसको पैसा मिलेगा, डिजीज पार्टनर के नॉमिनीज को पैसा मिलेगा। कौन देंगे, गेनिंग पार्टनर देंगे। कौन देंगे, गेनिंग पार्टनर देंगे। किसको देंगे, डिजीज पार्टनर को। किसको देंगे, डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर कौन सी रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो में देंगे। कौन सी रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो में देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल ऑफ बैलेंस, जो पार्टनर बचे हुए हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये मैंने आपके लिए एंट्री पे पास कर दी है। गेनिंग टू डिजीज पार्टनर, ये डेथ चैप्टर की एंट्री है, गुडविल की एंट्री है। गेनिंग पार्टनर टू डिजीज पार्टनर इन अ गेनिंग रेशो। अच्छा अब ये रिमेनिंग पार्टनर वाली एक बार एंट्री देख लेते हैं। रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कौन सी रेशो में, गेनिंग रेशो में। कौन सी रेशो में, गेनिंग। और यही चैप्टर अगर आपका डिजीज डेथ वाला होता तो गेनिंग पार्टनर टू डिजीज पार्टनर। अब रिटायरिंग वर्ड की जगह क्या आ जाता है इधर, डिजीज। डिजीज किसको बोलते हैं, जिसकी डेथ हो चुकी है उसको हम बोलते हैं डिजीज पार्टनर। क्लियर है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द अफेक्टेड अकाउंट इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ व्हाइल प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। सिंपल है, आपने बैंक गए, आपने कैश डिपॉजिट कराया, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया और आपकी जेब से कैश कम हो गया। तो बहुत सिंपल है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट साइड में क्या हो जाएगा, बैंक प्लस कैश माइनस। सोल्ड गुड्स टू आशुतोष फॉर 20,000 इन कैश। बच्चे आपने गुड्स सेल करे हैं, अगर गुड्स सेल करे तो आपका स्टॉक, आपकी इन्वेंट्री माइनस हो जाएगी 20,000 से और आपका कैश 20,000 से प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपने स्टॉक बेचा और कैश आ गया। फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 200, आपने बैंक में एग्जाम्पल के लिए फिक्स डिपॉजिट कराया था, या आपने कोई बैंक में कोई ऐसी चीज करी थी जिससे आपको एक अच्छा इंटरेस्ट मिलना था, तो इंटरेस्ट से आपका कैश बढ़ा और आपकी कैपिटल बढ़ी। इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है कि ये बैंक में पैसे रखे हुए थे इसलिए हमने इधर कैश करा, नहीं तो हम इसको बैंक में डालते। अगर ये लिखा होता रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 200, तो बच्चे हम बैंक और कैपिटल में प्लस करते, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं है, इसलिए मैं कैश और कैपिटल में प्लस कर रहा हूं। एक एक पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को। अब इसी से रिलेटेड आप लोगों को पेपर में आएगा पूछने के लिए। परचेज गुड्स फॉर कैश, फिर से स्टॉक बढ़ गया, सिंपल बात करेंगे, स्टॉक बढ़ा, आप गुड्स लेने गए, मेरा मोबाइल का काम था, मैं एक मोबाइल लेके आया, मेरे पास ऑलरेडी 10 मोबाइल्स थे, तो एक मोबाइल बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया, लेकिन फ्री में थोड़ी आया है, मैंने उनको कुछ कैश दिया। अगेन एसेट साइड पे स्टॉक बढ़ा, कैश कम हुआ। अब वो आपसे पूछ रहा है राइट द नेम ऑफ द अकाउंटिंग एरर्स। बच्चे ये एरर्स चैप्टर में आ जाते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एक और बात बोल रहा हूं फिर से, पेपर बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है, जान पूछ के 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि ये जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ये आपके स्किल्स चेक कर रहे हैं। एरर का रिप्लाई करने से पहले एक चीज देखते हैं, एरर्स होते कितने टाइप के हैं। इन एरर्स को हमने डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ओमिशन, कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। बच्चे इन 3 एरर से पेपर में 101% दोबारा आएगा ही आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं 101% दोबारा आएगा ही आएगा। और एरर होता है 1 साइडेड एरर, 2 साइडेड एरर। मैंने आपको बताया था ना सस्पेंस अकाउंट ऊपर वाली सिचुएशन में, तो वो इन्हीं एरर्स का पार्ट है। एरर ऑफ ओमिशन, मैं एंट्री करना ही भूल गया, तो फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स परचेज करे तो परचेज टू क्रेडिटर, अगर एरर ऑफ ओमिशन होएगा तो मैं एंट्री करना ही भूल गया, इसको बोलते हैं ओमिशन, भूलना।
एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज बीन रिकॉर्डेड बट एन एरर इज कमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करते टाइम कुछ एरर आया, ठीक है बच्चों। अब रिकॉर्डिंग करते टाइम सर कैसा एरर हो सकता है? आपके सामने है गुड सोल्ड टू शालिनी 4200, मैंने उसको कम में लिख दिया। बच्चे वो अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग बताया था ना मैंने आपको, अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग। अब ये कौन सा केस है? 4200 की चीज को 2400 लिख दिया, तो बच्चे ये अंडर कास्टिंग है। अगर 4200 की मिस्टेक को मैं 4800 लिख देता या ग्रेटर देन 4200 लिखता तो इसको बच्चे बोलते हैं ओवर कास्टिंग। बच्चों मैंने एक पूरा टॉपिक खत्म कर दिया है एरर्स का। बच्चों मैंने अब आपको ये समझा दिया है। अब लेसन नंबर 12 अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और इन सारे एरर्स को पढ़ लीजिए, आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे। रॉन्ग टोटलिंग, आपने परचेज बुक सेल बुक का टोटल कर रहे थे लास्ट में, इस टोटल में क्या आ गया? कुछ गलती होगी। इस टोटल में क्या हो गया? कुछ गलती होगी, इसको बोलते हैं रॉन्ग टोटलिंग। या आपने बैलेंस, जब हम बैलेंस करते हैं ना बीडी सीडी, जब हम बैलेंस कर रहे थे तो वो बैलेंस करते टाइम बीडी सीडी में कुछ गलती हुई तो उसको क्या बोलते हैं? रॉन्ग बैलेंसिंग। आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, फर्स्ट पेज से सेकंड पेज पे जाते हुए आपने कुछ गलती कर दी तो इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। रॉन्ग पोस्टिंग, पैसे लिखने थे ए के नाम पे, हमने लिख दिया बी के नाम पे। फॉर एग्जाम्पल हमने गुड्स परचेज करे ए से, हमने दिखा दिया हमने बी के पैसे देने हैं। या हमने गुड्स सेल करे, डेटर ए था, हमने डेटर के अंदर बी नेम लिख दिया। तो बच्चे ये सारे कौन से एरर्स हैं? इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क माय वर्ड्स। कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से सर एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? बच्चे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बन रही थी तो बिल्डिंग बनने तक के सारे खर्चे बिल्डिंग में आते हैं, बिल्डिंग टू कैश। मैंने क्या करा, लेबर्स को वेजेस दी तो मैंने उसको क्या लिख दिया? वेजेस टू कैश। तो बेटा ये एरर किसका है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। हमें ये वेजेस टू कैश नहीं लिखना था, हमें बिल्डिंग टू कैश करना था। तो एरर रेक्टिफाई कैसे करते हैं? बिल्डिंग को तो डेबिट करना ही था, वेजेस को गलत डेबिट किया तो क्रेडिट टू वेजेस, बिल्डिंग टू वेजेस। एरर ऑफ प्रिंसिपल, आपने वेजेस मतलब हो गया रेवेन्यू खर्चा, आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को किस में डालना था? कैपिटल में, या कैपिटल को किस में डालना था? रेवेन्यू में, वाइसा वर्सा। कोई भी गलती हुई है तो हम उसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसके अंदर मैंने देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है इट शुड रिकॉर्डेड एज कैपिटल आइटम एंड रेवेन्यू इनकम। तो बच्चे इसको थॉरली पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, फिर से पेपर में आते हैं फटाफट। अब ये सारे एरर्स बताने हैं। देखो बच्चे सेम क्वेश्चन एनओएस की बुक से आया हुआ है, सेम क्वेश्चन हमने किया था ना एरर वाला क्वेश्चन, तो सेम क्वेश्चन देखो 4200 2400 सेम क्वेश्चन। तभी मैं बार बार बोल रहा हूं एनआईओएस की बुक इंपॉर्टेंट है। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे आपको नहीं कराने, मुझे आपको ये बुक सॉल्व करानी है, क्योंकि अगर मैं ये बुक सॉल्व ठीक से कराऊंगा तो बच्चों आपके मार्क्स पूरे आएंगे। बच्चों एरर ऑफ कमीशन हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। 5000 स्पेंट ऑन रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, अभी बताया था ना बिल्डिंग बनने तक के सारे खर्चे किस में आते हैं? बिल्डिंग में। और अगर आपने रिपेयर्स में डाल दिया तो आपने कौन सी एरर करी? एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब आपने 700 देने थे तो आपने वाइल मनीष अकाउंट वॉज एक्सेस क्रेडिटेड बाय 700, देने किरण को थे, दे मनीष को दिए। कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर क्या होता था? व्हाट इज कंपनसेटिंग एरर? बच्चे सोहन से लेने थे, एग्जाम्पल के लिए सोहन से लेने थे 200, मैंने दिखा दिए मैंने मोहन से ले लिए 200, और अगर मोहन से लेने थे 300 मैंने सोहन के अकाउंट में डाल दिए। अल्टीमेटली सोहन से जो 200 लेने थे वो मोहन में डाल दिए, और जो मोहन से लेने थे 300 रुपए वो सोहन के अकाउंट में डाल दिए। तो ये एरर तो कंपनसेट हो गया। क्यों? मेरे को अब टोटल 500 लेने हैं, मुझे ये याद था, तो वो अब मैंने नाम चेंज कर दिए, ए की जगह बी, बी की जगह ए। तो बेटा इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। क्या बोलते हैं? कंपनसेटिंग एरर। क्लियर है स्टूडेंट्स? रेंट ऑफ अ प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस वॉज डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, गलत है ना? ये ड्रॉइंग्स टू कैश था, ये ड्रॉइंग्स टू कैश था, आपने कंपनी में डाल दिया रेंट टू कैश। एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर है स्टूडेंट्स? एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेज ऑन द परचेज ऑफ मशीनरी, बेटा दो तरीके के खर्चे होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
बच्चे जब कोई हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था ना वो सारे खर्चे किस में आते हैं, बिल्डिंग में, क्योंकि वो बड़ा खर्चे में काउंट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। डे टू डे रूटीन एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका हमने नेम दे दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैनेजर कमीशन आ जाए, एक वर्ड होता है बिफोर, एक वर्ड होता है आफ्टर। ये बच्चे फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन है, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। ध्यान रखना, जब भी मैनेजर कमीशन आ जाए तो नेट प्रॉफिट एनपी फॉर एग्जांपल 10% है तो 10/100, बट अगर यही सेम चीज आफ्टर होगी तो नेट प्रॉफिट इंटू 10/110। सर अगर ये 20% हुआ तो 20/120। तो जो भी परसेंटेज है उसको नीचे 100 में ऐड कर देंगे। नेट प्रॉफिट इंटू percentage upon 100 plus percentage. Under which method incomplete records are converted into double entry? Conversion method. Simple है, conversion एक method होता है जिसमें हम incomplete records को किसमें convert कर देते हैं, complete records में। किसमें convert कर देते हैं, complete records में। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है एनपीओ से, not for profit। अब रेंट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो आपको दिखाता हूं। बच्चों अगर जो भी रेंट पेड होएगा करंट ईयर का, जो भी रेंट पेड है किसका, करंट ईयर का। अब ये याद कर लो बच्चे, फॉर्मूला है रेंट पेड इन द करंट ईयर, इसमें दो रेंट ऐड हो जाएंगे। आप यही समझ लो जो इस साल के रेंट होंगे, रेंट पेड इन एडवांस इन द प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर। मेरा ईयर है 2025, जो भी इस साल का रेंट है, इधर मैं लिख देता हूं रेंट। अच्छा, किसी ने मुझे 2024 में रेंट दिया, लेकिन वो रेंट किस ईयर से रिलेट करता था, 2025 से, तो उसे ऐड करेंगे। और जो 2025 का मेरा रेंट ड्यू है, रेंट क्या है, ड्यू, ये एडवांस मिला है लेकिन है किस ईयर का, 2025 का। इन दोनों ही केसेस में ये ऐड हो जाएगा। अगर कोई प्रीवियस ईयर का रेंट है तो वो भी माइनस होएगा, और अगर ये 2026 का रेंट देंगे तो भी माइनस होएगा। सो इन शॉर्ट मुझे 2025 का रेंट ऐड करना है, चाहे हमें वो 24 के अंदर एडवांस मिला हो, चाहे वो इस साल का आउटस्टैंडिंग हो, चाहे वो 25 का आउटस्टैंडिंग हो। लेकिन कोई भी रेंट जो प्रीवियस ईयर से रिलेट कर रहा है, 2024 का कोई आउटस्टैंडिंग रेंट है तो वो भी माइनस करेंगे। या 2026 का रेंट दे दिया, ठीक है ना, हमने 2025 में एक एडवांस रेंट दिया 2026 का, तो इसे भी माइनस करेंगे। हमें सिर्फ इसी साल का रेंट कंसीडर करना है। तो बेटा आपकी स्क्रीन पे आंसर प्रेजेंट है, करंट ईयर रेंट 15,000 प्लस जो इस साल का आउटस्टैंडिंग रेंट था प्लस 25,000, लास्ट ईयर का रेंट माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 29,000। अब बच्चों फिर से मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एबीसी लिमिटेड फॉर 2000 शेयर ऑफ 10 ईच हेल्ड बाय रमेश। बच्चे कौन सी नहीं आई है, अलॉटमेंट मनी नहीं आई है। मैंने आपको बताया था शेयर कैपिटल होता है, फिर पैसा आता है शेयर फॉर फीचर में, जो पैसा हम रिसीव कर चुके हैं, और जो पैसा हमें नहीं मिला, लाइक अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले तो मैं उसको लिख दूंगा टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल के नहीं मिलते तो मैं इधर क्या लिख देता, टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो 2000 शेयर थे हेल्ड बाय रमेश फॉर दी नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 4, तो 2000 इंटू 4 किस में आ जाएगा, अलॉटमेंट में। कॉल्ड अप अमाउंट कितना था, 9 रुपीज। कॉल्ड अप अमाउंट कितना था, 9, तो 2000 इंटू 9। तो इसने क्या पूछा, वट अमाउंट ऑफ 4 फीचर्स ऑफ रमेश शेयर्स विल बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। सिंपल है, 2000 इंटू 9, हमें जो कॉल्ड अप अमाउंट होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है, बहुत सिंपल था। अगर एक कंपनी ने 50 की चीज 60 में दी तो इसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, और अगर 60 की चीज 50 में दी तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। बच्चों लेकिन डिस्काउंट प्रोहिबिट हो चुका है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आप याद रखेंगे। जो भी एक्सेस अमाउंट हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर कोई भी एप्लीकेशन मनी आता है कंपनी के पास तो वो कौन अप्लाई करता है, जनरली बच्चे वो पब्लिक ही अप्लाई करती है। अगर आपने 100 शेयर्स के पैसे मांगे पब्लिक से, लेकिन आपको एप्लीकेशन 90 शेयर्स पे आई, कितने शेयर्स पे आई, 90 शेयर्स पे, तो इसे बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, कम आया, अंडर। और अगर ये 110 पे आए
तो 10 शेयर के एक्सेस आए तो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब जैसे चैनल सब्सक्राइब करते हैं वैसे ही लोग हमारी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने आप लोगों को बताया था बच्चे, जो डेली बिजनेस में रूटीन का खर्चा होता है उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आपके वर्किंग कैपिटल या ऑपरेशनल खर्चों के लिए किया जाता है। मैंने आपको बोला अगर आप देखेंगे ना तो ये पेपर रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। ऊपर भी हमने कैपिटल और रेवेन्यू के बारे में पढ़ा था और अगेन इसमें भी पढ़ रहे हैं। 5 पेपर कराऊंगा, आपको देखना लगेगा यार इन्हीं पेपर्स में से ही आ रहा है। तो हर सब्जेक्ट के पेपर सॉल्व करेंगे, हर चीज सॉल्व करेंगे। जैसे रेंट हो गया, सैलरीज होगी, वेजेस होगी, तो ये रेवेन्यू खर्चा है जो बिजनेस का रिकरिंग खर्चा है। तो स्टूडेंट ये हमारे 25 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब मैं और इसकी आगे इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगा, बिजनेस स्टडी की बनाऊंगा, तो हम ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। अब आपको पता चल चुका है पेपर में क्या करके जाना है, आपको सिर्फ पेपर ही सॉल्व करके जाने हैं। और जब मैं आपको उसके आगे पीछे और उसी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर कर रहा हूं तो अब आपको आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट होगी। और भी कोई डाउट्स हो तो प्लीज अपने डाउट्स मेंशन करो और हमारी टीम उन्नति से कांटेक्ट करो।